एक नेता मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते हैं। चेहरे पर सिकन और परेशानी साफ देखी जा सकती थी। जैसे ही पत्रकारों के कैमरे ऑन हुए, परेशानी के भाव रौबदार चेहरे में बदलते चले गए। नेताजी बोले, समय सदा एक सा नहीं रहता। हम बात कर रहे हैं 100 से भी ज्यादा केसों में नामजद रामपुर की। जी हाँ, ये नेता ही रामपुर और रामपुर ही ये नेता है। सूबे में लोग इन्हें खां साहब मोहम्मद आजम खां कहते हैं। वैसे खां साहब सही कहते थे, समय सदा एक सा नहीं रहता। जिस आदमी की भैंस को खोजने के लिए महकमे की पुलिस स्निफर डॉग्स के साथ दिन रात एक कर दिया करती थी, आज उस पर दूसरे की भैंस चोरी का इल्जाम है। समय वाकई एक सा नहीं रहता। इस बात को आजम खान से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। आजम खान के खिलाफ भैंस चोरी करने की शिकायत कराने वाले शाकिर कहते हैं, ये 2016 की बात है। पूरी कॉलोनी को पुलिस ने घेर लिया था। सभी परिवारों को घर में बंद कर दिया गया। जिसने विरोध किया उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। जवान तो क्या, बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया। हमारी भैंसें खोल दी गईं, घर तोड़ दिए गए, जमीन को समतल करके प्लॉट बना दिया गया। एक ही दिन में हम बेघर हो गए। ये था आजम खान का जुल्म। आज की वीडियो में चर्चा रामपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर होने वाले चुनाव के गणित की और साथ ही आजम खान के जिंदगी की किस्सों की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आजम ने राजनीति का ककहरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सीखा। वकालत की पढ़ाई करते करते लड़का जल्द ही छात्र संघ का सेक्रेटरी हो गया। रामपुर शहर में शोर हो गया कि लड़का नेता हो गया है, तकरीरें बहुत अच्छी करता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ने के दौरान अब राजनीति सर चढ़ चुकी थी। अपनी राजनीतिक जमीन बनाने को छटपटा रहे रामपुर के नवाब को इस लड़के में हीरा नजर आ रहा था। वक्त रहते नवाब साहब आजम को अपना शागिर्द भी बना लेते हैं, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन यही शागिर्द नवाब के खानदान को इतिहास के सफ़ों तक समेट कर रख देगा। वकालत खत्म हो चुकी थी। वो दौर था जब देश भर में कांग्रेस के खिलाफ छात्र नेता एकजुट हो रहे थे। उस वक्त जेल जाना एक रसूख की बात होती थी। समय रहते लड़का आजम भी जेल चला गया। जब वहां से लौटा तो युवा नेता आजम बनकर लौटा। आजम के इरादे साफ थे। एक तूफान नवाब के साम्राज्य की नींव को तबाह करने दबे पांव चला आ रहा था। साल आ पहुंचा था 1975। सेना से रिटायर हो चुके रामपुर के नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां उधर चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए, इधर आजम भी अपनी अलग जमीन बनाने में जुटे हुए थे। वकालत कुछ खास चल नहीं रही थी। ऐसे में उनका सहारा बने बीड़ी मजदूर। उस समय रामपुर की बीड़ी का कारोबार बहुत फलता फूलता था। पास ही सटे उत्तराखंड से तेंदुपत्ते आते ही थे। साथ ही सुदूर सोनभद्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी तेंदुपत्ते आया करते थे। बीड़ी मजदूर रामपुर में बीड़ी तैयार करके आगे भेज दिया करते थे। वो समय था जब बीड़ी मजदूरों के वेतन और सुविधाओं पर आंदोलन शुरू किए गए थे। आजम खान ने बीड़ी मजदूरों को इकट्ठा किया और आंदोलन को हथिया लिया। इस आंदोलन की वजह से उनके राजनीतिक करियर को धार मिलना शुरू हुई। गरीब मजदूरों को हिंदी फिल्मों का मसीहा मिल गया। आजम रिक्शा मजदूर यूनियन के हेड बना दिए गए। साल आ पहुंचा 1977। इमरजेंसी खत्म हुई, लोकसभा चुनाव हुए, साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव भी कराए गए। यहीं से आजम खान ने सियासी महकमों में अपने करियर की शुरुआत की। पहला चुनाव जनता पार्टी से लड़ा, लेकिन इस चुनाव में आजम खान कांग्रेस के सन्नू मियां के हाथों रामपुर विधानसभा हार गए। उधर लोकसभा चुनाव में नवाब मिक्की मियां की भी हार हो गई। जीते पहली बार के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार शर्मा। इस चुनाव के बारे में किस्से हैं। आजम खान ने अपनी राजनीतिक फील्डिंग बिछाई थी और भारतीय लोकदल के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार शर्मा को बैकडोर समर्थन दे दिया था, जिससे हुआ यूं कि नवाब मिक्की मियां भी सांसदी का चुनाव हार गए। लेकिन आजम की किस्मत देखिए, नवाब को सब कुछ पता होते हुए भी उन्हें आजम को अपने साथ रखना पड़ा। लेकिन उसकी भी अपनी एक वजह थी। दरअसल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सन्नू मियां का कद बढ़ रहा था। सन्नू मियां अब सांसदी की तरफ देखने लगे थे। उधर मिक्की मियां को डर सताने लगा, अगर सन्नू खां का कद यूं ही बढ़ता रहा तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सांसदी का टिकट सन्नू मियां को दे सकती है। इसलिए उन्होंने आजम खां को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहरहाल साल आ पहुंचा था 1980। फिर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने थे। रामपुर में राजनीतिक दलों का प्रचार शुरू हुआ। नवाब साहब उर्फ मिक्की मियां के हवाले से बातें चली कि बड़ा वोट दो मिक्की मियां को, छोटा वोट दो दीवाने को। कहने का मतलब था कि सांसदी का वोट नवाब को दिया जाए और विधानसभा का आजम खां को।
उस दौर में आजम खां को दीवाना कहा जाता था क्योंकि ये पागलपन की ही बातें किया करते थे। चुनावों के नतीजे आए और आजम खां पहली बार विधानसभा चुनाव जीत गए। मास्टर मुमताज का लौंडा अब विधायक हो गया था। जीते तो मिक्की मियां भी, लेकिन 43 साल के रिटायर्ड मेजर मिक्की मियां जमीन खिसकती साफ देख रहे थे। आजम खां का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। अब रामपुर में कोई था जो सीधे नवाब मिक्की मियां से मुखालिफत करने में न तो घबराता था, न ही कोई गुरेज करता था। फिर आया 90 का मंडल और कमंडल का दशक। देश में मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था। देश ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ रहा था और रामपुर की राजनीति पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। राजनीतिक रोमांच के शून्य से बंजर रामपुर की जमीन आजम की राजनीति के लिए बहुत मुफीद थी। 80 के दशक की शुरुआत से ही आजम ने अपना सियासी पैंतरा बदलना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत हुई 1980 के मुरादाबाद दंगों से। उस दौरान जहां भी हिंदू मुस्लिम विवाद होता, आजम पहले ही दिन वहां दिखाई दे जाते थे। उनकी इस राजनीति ने असली जोर पकड़ा 1987 के मेरठ और मुरादाबाद दंगों से। आदत से मुफीद आजम फौरन इन जगहों का दौरा करने चले गए। रामपुर वापस लौटे तो साथ में खून से सने कुछ कपड़े, खास तौर पर बच्चों के कपड़े अपने साथ लाए। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में खड़े होकर आजम तकरीर करते, कहते कि ये कपड़ा मैं मेरठ से लाया हूँ, ये हाशिमपुर से लाया हूँ, ये मलियाना से लाया हूँ। बेहद भावुक करने वाले शायराना भाषणों के बीच आजम के दो लोग आजम की जमात में चादर घुमाते। आजम की तकरीर का नतीजा होता कि लोग अपनी जेब में जो होता सब दे दिया करते। देखते ही देखते आजम की मजदूर नेता वाली पहचान पीछे छूटने लगी। अब वो मुसलमानों के नेता होने लगे। 1993 में आजम खां मुलायम की नई नवेली समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बने और सूबे की राजनीति का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। सपा के यादव परिवार से उनकी करीबियां बढ़ चुकी थीं और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में आजम खान तल्ख हो चुके थे। सदी बीती, 21वीं सदी आई। आरोप लगते हैं कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की सपा सरकारों ने आजम को खुली छूट दी थी। वहीं नवाब कहते हैं कि नवाबों से अदावत का बदला आजम खान ने रामपुर का नक्शा बदल कर लिया। नवाबों के समय की कई इमारतें जमींदोज करवा दी गईं। नवाब खानदान से आजम की दुश्मनी यही नहीं रुकी। आजम ने इतिहास के एक किरदार मौलाना अली जौहर को कब्र से बाहर निकालकर नवाब परिवार की शोहरत को साधना शुरू किया। कहानियां गढ़ने में माहिर आजम ने रामपुर में चर्चे करवा दिए कि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मौलाना अली को रामपुर नवाब ने बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर मारा था। सपा सरकार में जब मंत्री बने तो रसूख का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा से बिल पारित करवाया, जिसमें जिक्र था कि रामपुर में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी बनेगी और आजम खां उसके आजीवन वाइस चांसलर होंगे। आज इसी यूनिवर्सिटी के लिए किसानों से जमीन हड़पने के मामले में आजम और उनके बेटे पर तमाम केस दर्ज हैं। कहा जाता है जिस किसान ने जमीन नहीं दी उसका परिवार तक गायब हो गया। सपा सरकार में रसूख इतना ज्यादा था कि जब चाहते मुख्यमंत्री अखिलेश को रामपुर बुला लिया करते। यहाँ तक कि इन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। जिसने भी इनके खिलाफ आवाज बुलंद की उसे खान साहब ने इतिहास बना दिया। इनके रहते ना तो क्षेत्र में कोई बड़ा नेता पैदा हो पाया, न ही समाजवादी पार्टी में। आजम खान रामपुर में 2 बार चुनाव हारे भी हैं। 1977 में आजम पहली बार मंजूर खां उर्फ शन्नू खां के खिलाफ लड़े और हार गए। इसके बाद उन्होंने लगातार चुनाव जीते, लेकिन 1997 में कांग्रेस उम्मीदवार अफरोज अली खान ने उन्हें हरा दिया। सियासी बिसातों को चुन चुनकर बिछाने वाले आजम खान की बेगम राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और बेटा स्वार विधानसभा से विधायक। हालांकि खान साहब के चांद जैसे जीवन में एक दाग भी है। खान साहब का बड़ा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाता है, जिसे घर परिवार से बाहर कम ही देखा जाता है। खान साहब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, कारगिल युद्ध मुसलमान ने जीता था, जयप्रदा का खाकी अंडरवियर जैसे बयानों से सदा सुर्खियों में रहे। वक्त बेवक्त अपनी उल्टी सीधी टिप्पणी से चर्चा में रहने वाले आजम खान आज शासन प्रशासन के डंडे से परेशान हैं। आजम खान की मुश्किलें 2019 से बढ़नी शुरू हुई। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह समेत तमाम अधिकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उन्हें इसी खेल में मात मिल रही है जिसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी।
हो ना हो, आज रह रह के खान साहब को बस यही बात सहारा देती है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। यूपी की लोकसभा सीट रामपुर हाई प्रोफाइल कही जाती है। 2024 लोकसभा में सपा प्रत्याशी को लेकर यहां से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे, लेकिन अब फाइनल हो गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से टिकट दे दी गई है। चर्चा है ये फैसला अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ मुलाकात के बाद लिया है। दरअसल यूपी में पहले चरण में जिन 16 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें 13 मुस्लिम बहुल सीट हैं, जिसमें रामपुर काफी अहम मानी जाती है। रामपुर सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है, ऐसे में सपा गढ़ को मजबूत करने की फिराक में है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो साल 2009 के आम चुनाव से लेकर अब तक हुए चुनावों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सपा को मिला वोट 30% से कम हुआ हो। साल 2009 में 38.1%, 2012 में 30.5%, 2014 लोकसभा चुनावों में 35 और 17 विधानसभा चुनाव में भी 35%, 2019 के आम चुनाव में 53.1% और साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को 50.3% वोट मिले थे। गौरतलब है 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव कराए गए और भाजपा के घनश्याम लोधी यहां से जीत कर आए थे। इस बार भी भाजपा ने घनश्याम लोधी को ही रामपुर से टिकट दिया है। मुकाबला देखने लायक होगा। मुस्लिम वोट बहुल इलाके में बीजेपी प्रत्याशी का जीतना थोड़ा चौंकाता जरूर है, लेकिन सच यही है। इस बार मुस्लिम वोट क्या एक मुश्त सपा को पड़ेगा या बीजेपी को भी जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो शेयर भी कर दें। शुक्रिया।